Hello everybody. Today we will discuss about the problem that has been asked in different universities and reputed schools that for the student who are giving the entrance examination for class 11th, ये क्वेश्चंस उनके लिए सीरीज़ बनाई जा रही है जो क्लास 11th में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे स्कूल में या अच्छे रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल नहीं कर पाते, जिससे उनका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं होता है। उसके कुछ मैं प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूँ और उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन। ये वर्क डन होता क्या है? वर्क डन इज़ व्हेन द फोर्स इज डन on a body and it move to a particular distance, then the distance, the work done will be equal to FDS cos theta. cos theta एंगल होता है जो जिस एंगल से बनाया जाता है। पिक्टोरियल हम ये इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर यहाँ से एस डिस्टेंस मूव करता है, तो अगर एंगल एक्यूट रहता है तो हमें वर्क डन जो मिलता है, एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल रहता है, तो उस कंडीशन पे जो वर्क डन होता है पॉजिटिव होता है। और जब वो 90 डिग्री रहता है तो 0 रहता है, और ये 0 डिग्री रहे तो तब भी। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल रहे यानी बॉडी से मूव कर रही है और इधर से खींचा जा रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल तो वर्क डन जो है नेगेटिव आएगा। फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखते हैं। ये एक्यूट एंगल का मैंने बताया ही आपको। इफ़ थीटा इज़ एक्यूट देन द वर्क डन इज़ पॉजिटिव। अगर आपका 90 डिग्री देन द फोर्स इज द वर्क डन इज़ 0। ऑब्ट्यूज के केस में वर्क डन जो है दैट विल बी नेगेटिव। और जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका W = FDS जब वो एक्यूट एंगल रहता है, और जब आप उसे ऑब्ट्यूज करेंगे तो ये जो एंगल आएगा वो आएगा F - DS थीटा से। यहाँ आप देखेंगे कि FDS और F-FDS ये नेगेटिव है जब वो 90 डिग्री है। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि ब्लॉक ऑफ 5 kg इज बीन रेज्ड vertically upward with the help of a string attached to it. It raised to an acceleration of 2 meter per second square. The block raised by 2.5 meter. इसमें करेक्ट आंसर बताना है आपने। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, जो डायग्राम ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है बना हुआ। टेंशन जो है जिससे वो खींचा जा रहा है, mg से वो नीचे जा रहा है, और फोर्स जो लग रही है, और m इज़ द मास। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, नेट फोर्स कितनी लग रही है T - mg, क्योंकि ये दोनों एक ऊपर साइड जा रही है और ये बड़ी फोर्स है। नहीं तो अगर mg नीचे होता तो मास जो है नीचे जा रहा था, तो T - mg इज इक्वल टू ma। m जो है 5 kg है, इंटू a इज़ द एक्सेलरेशन। इसको हम राइट साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू के, तो इससे प्लस हो जाएगा ये, और इनको ऐड करेंगे और t की वैल्यू जो निकलेगी, टेंशन हमारा निकलेगा। तो हमारे जो T जो है बेसिकली टेंशन जो है वो फोर्स ही है, और वर्क डन जब हम कैलकुलेट करेंगे बाय द टेंशन इज इक्वल टू TS निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकाली तो हमारी ये वैल्यू T की वैल्यू है 59 है, इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 147.5 जूल्स आएगी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है वो कितनी कैलकुलेट होगी? तो वर्क डन अगर आप देखें तो इसके यानी mgh होता है तो s लग जाएगा। M5 9.8 इंटू, अब ये नेगेटिव इसलिए लिखा रहा है कि ये नीचे की साइड लग रहा है और फोर्स जो ऊपर साइड जा रहा है, तो नेट फोर्स जो वो लगेगा, नेट वर्क डन बाय द ब्लॉक विल बी वर्क डन बाय T प्लस वर्क डन बाय द mg। अब ये नेगेटिव है क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 जूल्स आएगा। तो आंसर आपका जो है A का R है, B का Q है, C का CS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ ब्लॉक ऑफ अ मास 4 kg slide down a plane inclined at 37 with the horizontal. The length of the plane is 3 centimeter.
the coefficient of sliding friction between the block and the plane is 0.2. Find the work done by the gravity, frictional force and the normal reaction between the block and the plane. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्लेन बनाएंगे और प्लेन में जो एंगल थीटा है, जैसे अगर यहाँ देखेंगे ये स्लाइड कर रहा है ड्यू टू इट्स वेट, जैसे यहाँ से स्लाइड करता जाएगा। आप इसको नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल यानी कि जहाँ पर है उसके ठीक 90 डिग्री पे, जो प्लेन है उसका 90 डिग्री। जैसे ये अगर ये प्लेन है तो इसके 90 डिग्री ऐसे जा रहा तो ऐसे, और ये स्लाइड कर रहा है तो इसका नॉर्मल और एंगल साइन थीटा ये mg बना। तो ऑब्वियसली ये इसके साथ जो एंगल लगा है 90, तो ये लगेगा दैट इज़ r इज इक्वल टू आर एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री पे होगा और ये 0 होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 3, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, और एंगल जो गिवन है वो है आपका 37 डिग्री। तो mg साइन 30 डिग्री लेंगे हम, और अगर ये वाला एंगल लेंगे जैसे यहाँ दिखा रहा है जा रहा है ये एंगल, तो ये कॉस थीटा यहाँ है और इसमें जो है स्लाइड करके जा रहा है, तो ये जो आपको वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज, इसमें एंगल जो आएगा आपका 90 माइनस 37 डिग्री आएगा। तो आपका एंगल जो हमने लिया, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज mg cos 90 माइनस 37 डिग्री, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में जितना जा रहा है उसमें करके लेंगे। ये जो वर्क डन अगेंस्ट इसमें जा रहा है दैट विल mgs साइन 37 की वैल्यू होती है 5/3, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स अगर आप देखें तो ये ऊपर की साइड जो लगा ये तो ग्रेविटी का, ये फ्रिक्शन फोर्स ये होगा दैट इज वर्क डन गिवन बाय म्यू आर एस। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, m इज द मास, g इज द ग्रेविटी, cos 37 डिग्री इसकी वैल्यू रखेंगे, और s इज द जितना पाथ उसने चला है ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपका इतना वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम रिलेटेड विद द एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एनीथिंग विच हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, पोसेस एनर्जी। यानी जो भी चीज़ है उसकी एनर्जी रहती है जिससे वो वर्क डन कर सके उसे एनर्जी बोलते हैं। ये दो तरीके होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सपोज ये सरफेस है और इस पर हम इंक्लाइन ऐसे टॉप में करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और बाय एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन आर द पोटेंशियल एनर्जी, एंड मोशन एनर्जी विच पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे मोशन मूव कर रही है कोई बॉडी तो दिस इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv², और ग्रेविटी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, mgh और s इज द बेसिकली द हाइट। नाउ द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेज विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हुआ और फाइनल पे पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ डिपेंडेबल ना हो, उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो पाथ डिपेंडेबल होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आप देखेंगे अ बुलेट लीव द मजल ऑफ अ राइफल बैरल with velocity v penetrate a flank and loses 1/5 of its energy. It then strike to the second flank which is just penetrate through it. Find the ratio of the thickness of the flank supporting average resistance to the penetration is same in both the cases. Now the question is, क्वेश्चन हमें ये बताता है कि सपोज एक बुलेट है, बुलेट से जो है चली, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ये पेन है, पेन से बुलेट निकलती है और ये निकलती है, तो ये जब चली तो एक फ्लैंक यानी फट्टा
इसमें टकराई और इसमें घुसने के बाद इसे पार हुई, फिर नेक्स्ट फ्लैंक आया और उसमें जाके घुसी। तो ये जो घुसी है यानी कि ये जो थिकनेस है ये कैलकुलेट करें दोनों का हमें और रेशियो बताना, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज द फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द फ्लैंक सपोर्टिंग द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द पेंटिंग इफ इज सेम। ये माना जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। और अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे आप देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लैंक्स जो कि दोनों का सेम है तो सेम आएगा। थिकनेस पहले वाले का T है और सेकंड वाले का थिकनेस T2 है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये ऑलरेडी गिवन है आपको। ये जो वैल्यू है ½ mv², ये इनिशियल एनर्जी थी और लॉस उसने कितनी करी 1/5, तो 4/5 उसकी एनर्जी लॉस हुई इज इक्वल टू RT1। R यानी रेजिस्टिव फोर्स इंटू T यानी वर्क डन है ये। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 mv² 9/25 RT1। सिमिलरली फॉर द सेकेंड फ्लैंक इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/2 4/5 v² क्योंकि ये आपको ऑलरेडी गिवन था। वेलोसिटी इतनी लूज हुई है तो इज इक्वल -0 क्योंकि ऑल फाइनली वो जो है रेस्ट पे आ गई। इनिशियल जो है यहाँ पे देखेंगे आप इनिशियल वैल्यू थी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जब फर्स्ट फ्लैंक से पेनिट्रेट करा तो इतनी लूज हुई थी, इसमें फाइनली स्टॉप हो गई। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है RV2। R इज़ द रेजिस्टिव फोर्स एंड T इज़ बेसिकली द थिकनेस। इसकी वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट को जो है सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारा T1/T2 इज़ 9/16। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A block is placed on the top of the plane inclined at 37 degree with the horizontal as shown in the figure. Here is the figure. The length of the plane is 5 centimeter. The block slide down the plane and reaches at the bottom. यानी कि यहाँ पे फ्लैंक है मतलब बॉक्स है और स्लाइड होते होते वो नीचे पहुँच गया। लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है उसकी स्पीड कितनी है एट द बॉटम और फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम इफ द कॉफी। अगर एक तो स्मूथ फ्रिक्शन है और एक जो है स्मूथ प्लेन लिया, दूसरा आपको फ्रिक्शनल हमने प्लेन लिया है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहली बात तो हमें पहले ये हाइट निकालना है। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ एंगल ये है प्रोजेक्टेड, दैट में साइन थीटा लेंगे। H इज इक्वल टू साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस जो है आपका जो आ गया 5 आ गया। साइन आपका जो है हमें निकालना है, H हाइट है वो निकालेंगे तो 3 मीटर आ जाएगी। साइन 37 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3/5, तो इसकी वैल्यू इतनी आई। अब पहला जब वो स्लाइड करता है और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं रहती तो लॉस इन GEP यानी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ हाइट जो है mgh इज इक्वल टू ½ mv²। वैल्यू m से m कैंसिल, v इज इक्वल टू √2gh। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे को जो आएगी 7.67 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट में इसे बोलते हैं अगर ब्लॉक जो है वो नीचे जाता है लूज पोटेंशियल एनर्जी में करता है मगर गेन एनर्जी मगर लॉस भी जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो दैट इज mgh इज इक्वल टू ½ mv² माइनस 0 जो रुक गई है प्लस म्यू mg cos 37 डिग्री s। ये मैं पहले भी क्वेश्चन में अभी कराया था तो ये वैल्यू निकाली आपने। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो mm कॉमन है कैंसिल हो जाएगा। v की वैल्यू आई है 6.26 मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमको ये बताता है 1.0 kg ब्लॉक collides with the horizontal light spring of a force constant 2.0 Newton per meter. The block compresses the spring 4 meter from the rest position.
अब आपको क्या बताना है, इसमें एज्यूम करना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका सेम है और जिसकी वैल्यू है 0.25। तो आपको स्पीड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ द कोलिशन के टाइम जो वो करता है, तो इस तरीके से कैसे कैलकुलेट करने इसे हम देखेंगे। वो व्हेन द ब्लॉक इज कंप्रेस्ड द स्प्रिंग लेट एक्स मीटर बी अमाउंट ऑफ इज कंप्रेस्ड। ये कंप्रेस्ड होता है जब ब्लॉक किसी से टकराता है। जैसे आप देखेंगे कि ये ब्लॉक है और टकराने के, जैसे इसी को ही मैं पेन को ले लेता हूँ, ये ब्लॉक है और इससे आकर के ये से टकराने कितना ये कंप्रेस होगा, ये एक्स लिया है हमने और एक्स जो है हमारा कितना है 4 मीटर है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज v, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। दैट विल बी, आप देखेंगे 1/2 mv² माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ के x² प्लस म्यू mg x। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप इनकी, म्यू की, एम की, जी की और एक्स की। और एक्स की वैल्यू आपको मालूम ही है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है और वी जो है हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि 7.18 मीटर पर सेकेंड आएगा। आज के लिए हम इतने ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन तो बहुत हैं मगर क्लिप और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जिससे कि आसान भाषा में हमें क्वेश्चन समझ आते रहें। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गॉट माई वीडियोज़, शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको आसान भाषा में समझने वाले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।